नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह दोनों देशों के बीच होने वाली 2+2 वार्ता से पहले भारत के दौरे पर आ सकते हैं। और वही गौरतलब है कि जिस समय वो भारत दौरे पर रहेंगे, ठीक उसी समय रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी नई दिल्ली के दौरे पर होंगे। और यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ अमेरिका के प्रतिबंधात्मक कदमों में दिलीप सिंह की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। और सिंह की यात्रा अगले महीने वॉशिंगटन में होने वाली आगामी 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता की तैयारियों पर भी बातचीत होने की संभावना है। और ये वार्ता 11 अप्रैल के आसपास होने की संभावना जताई गई। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली हॉर्न ने एक बयान में कहा कि 30 और 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह भारत सरकार के साथ हमारे चल रहे परामर्श को जारी रखने और अमेरिका भारत आर्थिक संबंधों और रणनीतिक साझेदारी में कई मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में होंगे। और वहीं बयान के अनुसार सिंह भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर समावेशी आर्थिक विकास और समृद्धि और एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को बढ़ावा देने के लिए सहयोग का गहरा करेंगे। और वहीं प्रवक्ता ने आगे बताया कि सिंह यूक्रेन के खिलाफ रूस के अनुचित युद्ध के परिणामों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए अपने समकक्षों के साथ मिलकर विचार करेंगे। और वहीं प्रवक्ता ने आगे कहा कि सिंह बाइडेन प्रशासन की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का विकास शामिल है। वहीं पाकिस्तान में इन दिनों सियासी भूचाल आया हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। और वहीं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। और अब 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान भी होगा। और ऐसे में इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी खान इमरान की कुर्सी बचाने के लिए काला जादू का सहारा ले रही। और वहीं बुशरा पर आरोप लग रहे हैं कि वो जिंदा मुर्गे जला रही। और विपक्षी नेता शहबाज शरीफ का दावा है कि बुशरा बीबी जादू टोना जानती है और जादू टोना करके वह इमरान खान की कुर्सी बचाने की कोशिश कर रही है। और वहीं ये भी आरोप है कि इमरान खान के घर में कई टन मांस जलाए जा रहे हैं, जिसमें जिंदा मुर्गे भी जलाए गए। और पाकिस्तान में विपक्ष प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट हो गया है। वहीं खान को बाहर करने का गणित सरल है और पीएम खान को बाहर करने के लिए विपक्ष को 172 सांसदों की जादुई संख्या जुटानी होगी। वहीं जमहूरी वर्तन पार्टी के शहजान बुगती के रविवार को सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर निकलने के फैसले के बाद संसद के 342 सदस्य निचले सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या 178 हो गई। और इसके साथ ही विपक्ष के पास 163 सदस्यों का समर्थन है, जो कि आवश्यक संख्या से केवल 9 कम है। और सोमवार को सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के सहयोगी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने घोषणा करते हुए कहा कि वो पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष के साथ शामिल हो रही। और वहीं खालिद मैक्सी, इसरार तरीन, एसनाउल्लाह रेकी और वहीं रुबीना इरफान सहित 5 में से 4 बीएपी सांसदों ने घोषणा की है कि वो विपक्षी दलों में शामिल हो रहे। और इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान की विदाई के लिए केवल 5 और सांसदों को पक्ष बदलने की जरूरत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत साबित करना है और वो कुर्सी बचाने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इमरान खान को मंगलवार देर रात एक बड़ा झटका लगा। और रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार रात इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रमुख सहयोगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और विपक्षी दल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच एक डील हुई है। और इसके तहत MQM इमरान खान से समर्थन वापस लेगी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस फैसले के बाद अब इमरान खान की सरकार अल्पमत में है। और वहीं PP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट करके बताया कि संयुक्त विपक्ष और MQM एक समझौते पर पहुंच गए और राब्ता समिति MQM और PP CEC
उक्त समझौते की पुष्टि करेंगे और इसके बाद हम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी भी देंगे। और वहीं फिलहाल पाकिस्तान को बधाई। और वहीं आपको बता दें कि इमरान खान सरकार के खिलाफ 31 मार्च से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी और इसके बाद 3 अप्रैल को वोटिंग भी होगी। लेकिन अब जो समीकरण बन गए हैं उस हिसाब से इमरान खान के लिए बहुमत साबित करना असंभव सा हो गया और इमरान खान के करीब 30 सांसद बाकी है और वहीं एमक्यूएम के पास 7 सांसद है। और अब जबकि एमक्यूएम ने समर्थन वापस लेकर विपक्ष के साथ जाने का फैसला किया तो इमरान खान बहुमत से काफ़ी पीछे आ गए, जबकि विपक्षी दल ने बहुमत का आंकड़ा अब जुटा लिया है। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बीते 9 दिनों में 8वीं बार आज वृद्धि हुई है और लगातार बढ़ती कीमतों पर विपक्ष सरकार पर हमला होते हुए दिख रही है। और कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वसूली लूट लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि क्या मोदी जी जवाब देंगे। और सुरजेवाला ने कहा कि हर रोज महंगाई का गुरिल्ला हमला जारी और कब रुकेगी ये रोज सुबह सुबह की पॉकेट मारी और ये लूटपाट कब बंद होगी, क्या मोदी जी जवाब देंगे। और वहीं सुरजेवाला ने एक अन्य ट्वीट में अलग अलग शहरों में कीमतों के दाम लिखकर कहा कि मोदी सरकार ने पेट्रोल का शतक लगा दिया और दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपये 1 पैसे लीटर और लखनऊ में 100 रुपये 86 पैसे लीटर और वहीं अहमदाबाद में 100 रुपये 68 पैसे लीटर, बेंगलोर में 106 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर। और वहीं बात की जाए पटना की तो पटना में 111.68 लीटर और वहीं मुंबई में 115 रुपये 88 पैसे। और इसके अलावा आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार हो गए और बुधवार यानी आज देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 80 पैसे की बढ़त के बाद 101 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर पर आ गया और डीजल के दाम में 80 पैसे बढ़त के साथ 92 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर पर आ गया। और वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी पेट्रोल के दाम में 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई और ये 85 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 115 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर पर पेट्रोल पहुंच गया। और इसके साथ ही वहीं 75 पैसे की बढ़कर डीजल के दाम 100 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर पर आ गए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में जोरदार उछाल भी देखा जा रहा है और वहीं ब्रेंट क्रूड के दाम $110 प्रति बैरल के ऊपर जहां पहुंचे। और आज के कच्चे तेल के दाम देखें तो नाइमेक्स क्रूड $1.02 यानी कि 0.98% की तेजी के बाद $105.26 प्रति बैरल पर आ गया। और वहीं ब्रेंट क्रूड $1.13 यानी कि 1.03% की तेजी के बाद $111.36 प्रति बैरल पर आ चुके हैं। और भारत भी कच्चे तेल के दामों की तेजी का असर देखी जा रही और यहां लगातार ईंधन के दामों में बढ़ोतरी जारी है। और वहीं इस बीच एक बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको उससे भी रूबरू करा दे। इस वक्त की बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बाइक सवार युवकों ने इको ड्राइवर को पीटा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बाइक सवार का इको ड्राइवर को पीटता हुआ एक मामला सामने आया जहां पर बाइक सवार ने इको ड्राइवर को पीटा है। और वहीं आपको बता दें कि बाइक पीछे से इको में ठोक दी थी जिसके बाद ये मामला सामने आया और वहीं मारपीट का ये मामला सामने आया और ड्राइवर को बेल्टों से और चप्पलों से पीटा गया। इस वक्त ये बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है जहां पर बेल्टों से और चप्पलों से ड्राइवर को पीटा गया और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस है। वहां पर आपको बता दें कि जब ये मारपीट हो रही थी तो वहां पर मौके पर भी पुलिस बल पहुंची और वहीं एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया गया और दूसरा बाइक सवार फरार हो गया। और वहीं आपको बता दें कि जिसका मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद अब पुलिस भी इस मामले में संज्ञान ले रही है जहां पर एक बाइक चालक को गिरफ्तार किया गया जबकि दूसरा बाइक सवार वहां से फरार हो गया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ये बरेली से खबर सामने आ रही है जहां पर बाइक पीछे से इको में ठोकी जिसके बाद ड्राइवर को पीटा गया। और वहीं आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और बेल्टों से और चप्पलों से इको ड्राइवर को पीटा गया। और वहीं आप देख सकते हैं जब ये मारपीट का मामला सामने आया कि कैसे एक युवक दो युवक मिलकर एक युवक पर हमलावर होते हुए नजर आए जहां पर बेल्टों से
चप्पलों से एक ड्राइवर को पीटा गया, जिसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ भी लगी रही। कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि कैसे दो जने मिलकर एक जने को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए। चप्पलों से और बेल्टों से एक ड्राइवर को पीटा गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया, जबकि दूसरा युवक मौके से वहां से फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और एक युवक को गिरफ्तार किया, और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीछे का मामला है। क्या हुआ था? हम 20 की स्पीड में गाड़ी चला रहे थे जी। ये लोग पीछे से आए, एकदम पीछे से गाड़ी मार दी। पीछे से गाड़ी ठोकी? पीछे से मतलब गाड़ी मार दी। उसके बाद ये पीछे कर रहा है, क्या कर रहा है? हाथ मारने लगे वहीं पर। यहाँ कैसे मारा है तुम्हें? यहाँ साहब आगे इन्होंने आगे गाड़ी लगा दी हमारे, और गाड़ी ऐसे धक्का मार दिया गाड़ी अपनी मोटरसाइकिल। नहीं, तुम्हें मारा है क्या? यहाँ सब पिटाई कर रहे हैं। कैसे मारा है? हाथों से मारा, सब पत्थर लेके हाथ पेट में मारा, यहाँ घुटनों पत्थर से ईंट लेके ईंट मार रहे हैं यहाँ पेट में, और इधर रोड निकल। कहाँ रहते तुम? तुम्हारे तो खून भी निकला है भाई। देवचरा सर। देवचरा रहते हो? जी सर। वहीं मध्य प्रदेश में व्यापन का जिन एक बार फिर चिराग से बाहर निकलेगा। और वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने व्यापन 2 को लेकर बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया है, और उन्होंने कहा कि व्यापन 2 को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार को नाकाम बताते हुए उसे आड़े हाथों लिया। और वहीं आज प्रवास पर जबलपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार का सारा सिस्टम फेल हो चुका है। और कमलनाथ ने कहा कि जनता भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझ रही है, और प्रदेश में महंगाई दर लगातार बढ़ती ही जा रही है। उसके बावजूद भी सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी के समर्पण निधि अभियान पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को क्या जरूरत पैसों की जो जनता से वसूली कर रही है, और बीजेपी को फिलहाल खुद मंथन करने की जरूरत है। और इसके साथ ही कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान को कांग्रेस सरकार का अभियान भी बताया है। और वहीं कमलनाथ ने कहा कि भूमाफियाओं के खिलाफ उन्होंने ही मुहिम शुरू की थी। और इसके साथ ही कमलनाथ ने देश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के सवाल पर कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर आत्मचिंतन चल रहा है, और यूपी समेत बाकी राज्यों में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस पार्टी पोस्टमार्टम भी कर रही। और कमलनाथ ने यह भी कहा कि जल्द ही आत्मचिंतन के बाद कांग्रेस का एक नया चैप्टर शुरू होगा। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 35वां दिन है, और इस युद्ध से सिर्फ यूक्रेन और यूरोप की जनता को ही नुकसान नहीं पहुंचा, इस युद्ध से भारतीय छात्र भी प्रभावित हुए हैं। और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। और इस पत्र में सीएम चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन से विस्थापित हुए भारतीय छात्रों को मौजूदा नियमों में ढील देते हुए उसी सेमेस्टर में देश के मेडिकल कॉलेजों में शामिल किए जाने का अनुरोध किया गया। और वहीं इस पत्र में यह भी कहा गया है कि जैसा कि यूक्रेन में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को यूक्रेन में युद्ध के कारण विभिन्न चरणों में अपनी शिक्षा को छोड़कर वापस भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और वहीं उपरोक्त अव्यवस्था ने इन भारतीय छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया, जिन्होंने यूक्रेन में अपनी चिकित्सा शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी समय और बड़ी रकम खर्च की, जिसके अपूर्ण रहने की संभावना है। और सीएम ने लिखा है कि रिपोर्ट्स के अनुसार कि 20,000 से अधिक भारतीय छात्र युद्ध के कारण यूक्रेन से विस्थापित हो गए, और उनमें से अधिकांश मध्यम वर्ग के परिवार से हैं, जो अपने बच्चों की चिकित्सा शिक्षा पूरी करने की किसी भी उम्मीद के बिना अपनी जीवन भर की बचत खो देंगे। और आप इस बात से सहमत होंगे कि उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया गया, और हर प्रयास किया जाना भी चाहिए। और इन छात्रों की असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक विशेष मामले के रूप में उनको अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद करने के लिए उनको प्रचलित नियमों में छूट के साथ समकक्ष सेमेस्टर में देश के मेडिकल कॉलेजों में शामिल होने में सक्षम बनाया जा सकता है। और इस उद्देश्य के लिए इन छात्रों को समायोजित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में एक बार के आधार पर विभिन्न सेमेस्टर में सीटों को आनुपातिक रूप से बढ़ाने की अनुमति भी दी जा सकती है। और वहीं दिल्ली के सिविल लाइन पर नर्सों ने धरना प्रदर्शन किया है, और वहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। और ये वही नर्सें हैं जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की जानें बचाई थी, और कोरोना के टाइम पर दिल्ली सरकार ने
3 महीने के एग्रीमेंट पर जॉब दी थी और बोला था कि जो कोई भी 3 महीने कंप्लीट करेगा उन्हें परमानेंट रख लिया जाएगा। और वहीं 1 साल बाद तकरीबन 1000 लोगों को निकाल दिया गया और अब नर्सों ने धरना प्रदर्शन किया है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हाय हाय के नारे भी लगाए गए और दिल्ली सरकार से उनकी एक ही मांग है कि उनकी जॉब उन्हें वापस दे दी जाए। और वहीं दिल्ली से देखें अरशद जाकी हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सिविल लाइन में और हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट है जो दिल्ली में स्टाफ नर्स जो मेडिकल लाइन में थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया था 3 महीने पे और ये आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। क्या कहेंगे आज ये? सर, हमें वैक्सीनेशन के लिए पोस्टिंग किया गया था लास्ट ईयर मई में। जिस टाइम पे कोई भी अपने घर से निकलने को बाहर तैयार नहीं था, जिस टाइम पे रिश्तेदार आपस में लोग आपस में नहीं मिल रहे थे, उस टाइम पे हमने लोगों ने अपना घर छोड़ के, अपने घर में वालों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के वैक्सीनेशन किया। मैक्सिमम दिल्ली में 100 करोड़ वैक्सीनेशन आपने सुना ही होगा अभी हुआ। उस टाइम पे हमें माला बनाई गई। माला बनाने के बाद जब इनका काम पूरा हो गया है तो दिल्ली सरकार हमें कॉन्ट्रैक्ट से निकाल रही है। तो क्या मांग है आपकी सरकार से? सर, हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारी जॉब हमें वापस करो और हमें परमानेंट करो। क्या लगता है हो जाएगी जॉब वापस हो जाएगी धरने प्रदर्शन? बिल्कुल हम लेके रहेंगे सर, इसमें सोचना तो कुछ है ही नहीं। डबल ऑप्शन वाली कोई बात ही नहीं है। हम लोग करना है तो करना ही है। आज इसी धरने प्रदर्शन में क्या सर, हमें दिल्ली सरकार है ना हमारी जॉब से निकाल रही है। कोविड की जब सेकंड वेव आई थी ना, हमें बोला गया था कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारी जॉब निकाले और हम उस सिचुएशन में अपने घरों से बाहर निकल कर आए थे और आज हमें बोल रहे तुम वापस जाओ। एक बार सोच के देखिए आप लोग, इस टाइम पे लोग घर के बाहर पैर नहीं रख सकते थे। हमने अपनी पूरी फैमिली को रिस्क में डाल के हमने जॉब की, देश की सेवा की और जब आज कोविड ऑलमोस्ट अपनी नीचे सफर पे आ गया है तो हमें दिल्ली सरकार कह रही है कि तुम अब अपने घर वापस जाओ। मतलब हमारी नौकरी सिर्फ इतनी ही थी क्या है? और उस टाइम पे हॉस्पिटलों में नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और तो और जब लोग मर रहे थे तो उनको देह संस्कार करने के लिए 24 घंटे तक वेटिंग में रखा जा रहा था। तो उस दिन नर्सिंग स्टाफ को बोला जा रहा था कि नर्सिंग स्टाफ है ही नहीं हमारे पास में। आज जब रोडों पे नर्सिंग स्टाफ खड़ा है तो सरकार हमें यहाँ से क्यों निकाल रही है? हमें हमारी जॉब वापस चाहिए। आपको भी जॉब वापस चाहिए? आपको हमारे सीएम केजरीवाल का मॉडल ही ये था कि भाई हमें स्कूल की शिक्षा और हमें स्वास्थ्य को अच्छी बनाएंगे। अगर वो स्वास्थ्य शिक्षा को अच्छी बना रहे हैं तो ये रोड पे हमारा स्टाफ नर्सिंग स्टाफ क्यों आया गया है? ये यूज एंड थ्रो की पॉलिसी सर हमारे साथ क्यों यूज करने लगे हैं? और सीएम सर ने तो ये भी कहा था एक इंटरव्यू में कि कोविड के दौरान जो भी 90 डेज की अपनी ड्यूटी कर लेंगे उन्हें परमानेंट करेंगे। तो आज हमें निकाला क्यों जा रहा है? हमने अपने घर अपने परिवार को सबके रिस्क में करने 1 साल तक ड्यूटी किया, क्या उससे हमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्या? क्या लगता है आपको हो सकता है धरना प्रदर्शन क्या होगा? आप हो सकता है सर, जब तक हम अपनी नौकरी के लिए हम हकीकत सच्चाई के लिए कोई शक वाली बात नहीं है। जब तक हम अपने लोगों की जान बचाई, अपने जान को जोखिम में डाल के कोविड में आप रोड कर रहे हैं तो बताया पब्लिक की दिख रही है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि पब्लिक सपोर्ट करेगी आपको? पब्लिक को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए पब्लिक को। करना पड़ेगा पब्लिक को सपोर्ट, क्योंकि जब कोई अपने घर से निकलने के लिए तैयार नहीं था, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लॉकडाउन के टाइम लोग प्रेफर कर रहे थे अपने घर में रहना। उस टाइम पे हम लोग निकल के आए थे, हमें सबने मना किया था मत जाइए जॉब पे, हमारे घर वालों ने भी मना किया था, बट हम देश की रक्षा के लिए निकल के आए थे। उस टाइम पे हमें भगवान बना दिया कि मेडिकल स्टाफ भगवान है, भगवान है, ऑल वर्कर स्टाफ भगवान है, बट इस टाइम पे हमें हमारे रोजगार से ही निकाला जा रहा है। तो क्या ये इंसाफ है? और दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें बोला है कि नए रोजगार दिए जाएंगे, मेडिकल को बेहतर बनाया जाएगा, शिक्षा को बेहतर बनाया जाएगा। तो शिक्षा को बेहतर बनाने का और क्या मेडिकल को बेहतर बनाने का क्या यही तरीका है? हमें रोजगार से निकालकर नया स्टाफ लेकर उनको रोजगार दिया जाएगा। कितने स्टूडेंट हैं? हम यहाँ पे 800 से 1000 की मात्रा में दिया है। और मैं जनता से यह अपील कर रहा हूँ कि कम से कम हम में से जैसे हम नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर सीडीओ है, जो भी है, जितना भी वैक्सीनेटर है, उनकी भी फैमिली में से कोई ना कोई स्टाफ होगा। अगर उनके साथ भी ऐसा होता है कि क्या जनता सामने नहीं आएगी? हमने बिना खाना खाए और घर पे ना जाते हुए फिर भी यहाँ काम किया है, देश के लिए काम किया है। या तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस रखना नहीं चाहिए, अगर रखना तो किसी का फ्यूचर के साथ मत खेले। मैं दिल्ली सरकार से जानना चाहता हूँ क्यों फ्यूचर के साथ खेल रही है वो? केंद्र सरकार ने कहा था 100 दिन के बाद हमारी जॉब। केंद्र सरकार ने हमें ये कही गई थी कि जो कोविड के स्टाफ है उनको सबसे पहले प्रिवेंट किया जाएगा, सारी फैसिलिटी उनको दी जाएगी। तो आज कहाँ गई वो फैसिलिटी? हमसे लीव वगैरह कुछ नहीं मिला है, हमें कुछ नहीं, कोई छुट्टी नहीं मिली है।
100 डेज की इनकी भी ड्यूटी रहेगी, उन्हें परमानेंट किया जाएगा। तो और परमानेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर रहे हैं, ये क्या बात हो रही है? सर पंजाब में केजरीवाल सर ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उन सबको परमानेंट किया गया है, सिर्फ एक चुनाव मुद्दे के लिए। हम तो इनके कंटिन्यू इनको सालों साल से इनको वोट देते हुए आ रहे हैं और इनको जिता रहे हैं। आज हमारा अधिकार कुछ नहीं है, इनको हमारी चिंता नहीं है। अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में आज ऐसा कर रहे हैं, सबको परमानेंट कर रहे हैं और अपने घर में आग लगा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। दिल्ली सरकार से मैं एकदम निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे कीचड़ के साथ ना खेला जाए। तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा दिल्ली के अंदर गरीब हैं जो रोडों पे फिरते हैं, जो खाते हैं, उनके बारे में 10 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं कि 10 करोड़ रुपये में उनके लिए कुछ बना रहा हूँ, बना सकता हूँ। आपके लिए 800,000 सर मैं दिल्ली सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा कार्य क्यों करा जा रहा है कि सारा स्टाफ, चाहे मेडिकल हो चाहे टीचर्स हो, कोई भी हो, सीडीओ भी है, अभी प्रेजेंट में मेडिकल स्टाफ है या वैक्सीनेटर की बात चल रही है, जो भी वैक्सीनेटर है यहाँ पर, इनको रोड पे आना जा रहा है, रोड पे लाया गया है। ऐसा कार्य क्यों किया गया हमारे साथ? हमारे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हमें भगवान बनाया जा रहा था कि आपको काम करना है, आपको काम करना है। जैसे ही जरूरत खत्म होती है हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है। क्या ये इंसाफ है दिल्ली सरकार का? क्या दिल्ली सरकार यही इंसाफ देना चाहती है हमें? सर कल से हम लाइव न्यूज देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल सर की कि मैं दिल्ली के लोगों के बीच में आऊंगा, पंजाब के लोगों के बीच में आऊंगा, उनका दुख दर्द समझूंगा। कहाँ है सीएम साहब? यहाँ वैक्सीनेशन दे देंगे, हम थक गए हैं। पंजाब में वो लोग राशन बांट रहे हैं, हमारा राशन छीन कर उनको दे रहे हो। ये कैसा वोटिंग का तरीका है आप लोगों का? ये बहुत गलत है अरविंद केजरीवाल सर का तरीका, बहुत गलत है। हम लोगों के साथ ऐसा उन्हें बिल्कुल नहीं करना दिया जाएगा। वो हमारे साथ में आए और केजरीवाल सर से ये भी हमारे इस मुद्दे को उठाए, हमारी आवाज को बुलंद करें। मैं जनता से बार बार अपील कर रहा हूँ, प्लीज सभी हमारे सामने आए तो हमारे इस मुद्दे को केजरीवाल सर के पास पहुँचाए। क्यों हमारे साथ खेला जा रहा है इसे? क्यों हमें मौत में बुला करके फिर हमें एकदम निकाल दिया जाता है? चलिए आपसे लास्ट सवाल है, आप बताइए क्या चाहेंगे? लास्ट अपना बताइए आपका तोड़ क्या है? सर हमारा कब उठेंगे आप? हमारा तो यही है कि हम सब आज इकट्ठे हुए हैं अपनी नौकरी के लिए। हमें नौकरी दीजिए, परमानेंट दीजिए। कुछ सालों बाद में दिल्ली गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेंगे, अगर उनके पास जगह है तो हमें क्यों नहीं रखा जा रहा? हमें निकाल के फिर वहाँ पे किसी और को लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे। कुछ महीनों के बाद उनको निकाल दिया जाएगा। तब तक हम ओवर एज हो जाएंगे, हम प्राइवेट के हिसाब से रह जाएंगे। क्या यही काम था हमारा? यही हमारा लास्ट था नर्सिंग करने का फायदा? और सर बोलते हैं कि आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए। सर बोलते हैं एजुकेशन करिए, पढ़ाई करिए, आप लोग अपना एम्प्लॉयमेंट चुनिए। ये क्या कैसा एम्प्लॉयमेंट है कि केजरीवाल सर हमसे हमारा एम्प्लॉयमेंट ही छीन रहे हैं? ऐसी पढ़ाई का हम लोग करेंगे क्या जो हम घर बैठे हैं ऐसी पढ़ाई को लेके? क्योंकि नर्सिंग का हम क्या कैसे हम लोगों ने नर्सिंग की है, हम लोगों के घर वालों ने कैसे करवाई है, कितनी मेहनत लगी है हमारी, उसका कुछ नहीं है। हमें व्हाइट कोट पहन के ऐसे रोडों पे बैठने के लिए छोड़ा गया है क्या? सर मैं कहना चाहूंगी, जब मैं है ना यहाँ पे ज्वाइन किया था, मैंने अपनी ना 7 महीने की बेटी को मैं छोड़ के आई थी। कोविड का हाई रिस्क टाइम चल रहा था। सोच के देखो, 7 महीने की बच्ची जो अभी अपनी माँ के दूध के अलावा कुछ खाती पीती नहीं है, उसको छोड़ के मैंने कोविड में ड्यूटी की है। और मेरे साथ में ना आई थिंक मेरे पास में ना बहुत सारी भाई और बहनें और भी होंगी जिन्होंने अपने बच्चों को छोड़ा है। ठीक है, हाई रिस्क में छोड़ा अपने घर में बड़े बुजुर्गों को, और हमें बोल रहे हैं आप वापस घर जाओ। और सब लोग बोल रहे कि आप बेफिक्र ज़्यादा गुस्सा हो गया। आप बताइए। मेरा नाम उबैद अहमद है और मैं एक सीडीओ हूँ। देश की पूरी जनता जानती है कि हमारी एएनएम, वैक्सीनेटर, डॉक्टर्स और सीडीओ ने कितनी मेहनत की है। पूरे कोविन पोर्टल पे सबसे पहले ना बेनिफिशरी को ना रजिस्टर हम ही लोग करते हैं। ठीक है, कोविड टाइम में हम लोग भूखे प्यासे और लॉकडाउन भी लगा हुआ था, उसके बावजूद भी बसों में धक्का खाते हुए ये आई कार्ड दिखाइए, वो दिखाइए, उसको देखते हुए नज़रअंदाज करते हुए भी हम लोग ने अपनी फैसिलिटीज ओपन रखी और लोगों को वैक्सीनेट किया। क्या देश की जनता हमें सपोर्ट नहीं करेगी? सबसे पहले मेरा ये सवाल है केजरीवाल जी से, जो हम लोग ऑलरेडी से वैक्सीनेशन स्टाफ है पूरा हमारा, एएनएम्स, डीओज और डॉक्टर्स, तो इन्हें हटा के जो लोग अच्छे से जानते हैं कोविड के बारे में, उन्हें हटा के न्यू को लाने से क्या फायदा है, ये बताया जाए। सर पहले भी स्कूल जी पहले भी जरूरी नहीं था कि हर एक साइट स्कूल्स में ही चल रही थी, जो स्कूलों के खुलने से ये साइट्स बंद करी जा रही है। पहले भी हमने मेट्रो स्टेशन के आगे बैठ के साइट्स चलाई है, पार्किंग एरियाज में बैठ के शादी चलाई है, नाले के पास में बैठ के हमने टेबल्स लगाकर साइट्स चलाई। कभी कभी हमने पार्किंग बारिश में इस वक्त और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्यन न्यूज़ के